बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, वर्कशॉप का एक और दिन। कल मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में सेलिब्रेट किया, दिखाया था कि किस तरह से हम लोग कल सेलिब्रेशन के लिए गए थे। आज फिर हमारी ट्रेनिंग है, और आज जो ट्रेनिंग है वो रहेगी, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे साथ शेयर करेंगे वो ये है कि अगले साल हमारी सैलरी जो है वो किस तरह से डिसाइड होगी। मतलब कि अगर सैलरी में हाइक मिलेगा तो वो किस बेस पे मिलेगा, ये सब हमें बताया जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ये भी, है ना, कि कैसे यहाँ पे सैलरी हाइक दिया जाता है। हाँ, और एक और चीज़ मैंने देखिए, यहाँ पे जिस स्कूल में मैं काम कर रहा हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, जय श्री राम, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये ऐसे काम करता है जैसे अमेरिका में कोई और स्कूल डिस्ट्रिक्ट ऐसे काम नहीं करता। मतलब जिस तरह का माहौल यहाँ पे है, जिस तरह से यहाँ पे ट्रेन बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ऐसा ही स्ट्रक्चर है एजुकेशन को लेकर के। तो इस डिस्ट्रिक्ट में ही है स्पेसिफिकली, और वो भी है किस लिए, जो सुपरिटेंडेंट हैं माइक, वो आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर है कोई, और वाकई में उसने बिल्कुल इस रूम कर रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। Oh, it's too hot here. मेरा लैपटॉप दे दे, मैं यहीं बैठा हूँ। हाँ, तो देख, तो भाइयों, अभी मैं शाम को एकेडमी लेके जा रहा हूँ इसको, और आज भी ट्रेनिंग में बहुत कुछ हुआ। मैंने आपको बताया था कि कैसे सैलरी हाइक किस बेस पे दिया जाएगा, सारी कैलकुलेशन हमें बताई गई थी। तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कुछ। तो अभी हम एकेडमी जा रहे थे और हम बुक पढ़ रहे थे, वही अभी मैंने बुक पढ़ रहा था। क्या नाम बुक का? मेक इट स्टिक। हाँ, मैंने आपके साथ इस बुक का पहले भी जिक्र किया था। तो इस बुक में एक इंसिडेंट आया इस तरह का कि इन्होंने जिक्र किया कि एरर जो है ना, एक टाइम ऐसा था जब ये माना गया कि जो एरर है वो लर्निंग प्रोसेस को स्लो कर देती है, और लेकिन टाइम के साथ ये पता चला कि एरर जो है वो लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। एरर होनी है, और एरर जो है, देखो, एरर को देखने, गलतियों को देखने के दो नजरिए होते हैं। एक होता है जो बच्चे ये समझते हैं कि गलतियां तो लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है, और एक नजरिया वो होता है जो ये मानते हैं कि गलतियां जो हैं वो लर्निंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, वो हमारी कमी है। तो इन दोनों बिलीफ सिस्टम का इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया कि जो ये बच्चे ये समझते हैं कि गलतियां जो है वो लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है, वो बहुत अच्छे लर्नर रहते हैं लाइफ लॉन्ग, वो अच्छा चीज़ों को लर्न करते हैं, अच्छा चीज़ों को सीखते हैं। और जो बच्चे ये मानते हैं कि गलती जो है वो बुरी चीज़ है, तो अक्सर उन बच्चों में एग्ज़ाम फियर नाम की चीज़ देखी गई है। क्योंकि जब वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उनके ब्रेन का बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो एंगेज हो जाता है इस चीज़ में कि वो ऑब्जर्व कर रहा है अपने काम को कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो जो उनकी वर्किंग मेमोरी है ना, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है उनकी। बट उसी के विपरीत जिनको गलतियों का डर नहीं होता ना, जो खुल के खेलते हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर मेरे को ना इसी बात पे मैंने एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मुझे याद आया। बचपन में मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी
कि जब स्कूल में रनिंग में पार्टिसिपेट करते थे, दौड़ में पार्टिसिपेट करते थे, और अभिमन्यु ने भी मेरे साथ शेयर किया कि हाँ इसने भी ये फील किया था। तो जैसे 100 मीटर की दौड़ में दौड़ते थे और सीटी बजी और दौड़ना स्टार्ट किया, तो कई बार क्या होता था कि हम दाएं बाएं देखते थे कि कोई हमसे आगे तो नहीं निकल रहा, और जब हमने दाएं बाएं देखा, जब आपने दाएं बाएं देखा कि कोई आपसे आगे तो नहीं निकल रहा, तो आपकी परफॉर्मेंस वहीं पे डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे फिर यही जिक्र किया मैंने, इसको यही बताया कि देख हमें कई बार लगता है कि रनिंग जो है वो हमारी मसल्स का काम है, ब्रेन का कोई ऐसा यूज़ नहीं है इसमें, मसल का काम है। और 100 मीटर में तो ब्रेन का कोई काम ही नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि हमें पूरी मसल्स की स्ट्रेंथ लगानी है और कंप्लीट करना है अपने 100 मीटर को। लेकिन देखो कैसे अगर ब्रेन 2 जगह डाइवर्ट हो जाता है तो उसकी आउटपुट कैसे रिड्यूस हो जाती है। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल था इस चीज़ का। आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने अगर कभी 100 मीटर दौड़ में कब एक आधी बार तो नहीं, जो अक्सर दौड़े हो उन्होंने ये चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी। और इसके बाद कौन सा जिक्र था हमारा कि नर्वसनेस को इसको ओवरकम कैसे करें, आपको जो स्काई डाइविंग के वक्त आ रही। हाँ, फिर हमारी बात आई कि मैं फिर यही कह रहा था कि हाँ देख मैंने भी ये एहसास किया है कि क्यों डर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने रिसेंटली जब स्काई डाइविंग करी तो मैंने देखा कि मेरी सेकंड जंप इंस्ट्रक्टर के साथ थी, वो बुरी थी पहली जंप से। कारण ये था कि मेरा दिमाग डर से भरा हुआ था, और तो वो चीज़ कर ही नहीं पाया, शरीर वो चीज़ कर ही नहीं पाया जो वो कर सकता था। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया। तो अभी मैंने मुझसे पूछा तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया। मैंने तो अभी रिसेंटली इस चीज़ को ओवरकम किया था। तो मैंने इसको बताया कि देखो मैंने इसको ओवरकम ऐसे किया कि सबसे पहले तो मैंने देखा कि जब मैं जंप करने जा रहा हूँ तो दिमाग में ना एक थॉट प्रोसेस का लूप बन रहा है कि अरे अगर जंप करेगा, अगर पैराशूट नहीं खुला तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इस तरह के स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस तरह की इमेजिनेशन चल रही थी, और मैं इस इमेजिनेशन के साथ ही जंप करने चला जाता था कि कोई बात नहीं, जब मैं जंप करने की बारी आएगी मैं ठीक तरीके से करूँगा। लेकिन वो डर था, इतना हैवी हो जाता था कि नहीं कर पा रहा था मैं इस चीज़ को ओवरकम। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, इतना डर है तो मत कर, अगर इतना ही डर है तो उस जंप को मत करना, छोड़ जंप को। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे जंप नहीं करना। उसके बाद जब मुझे मेरे अंदर से ये हुआ कि नहीं मुझे तो करना है, क्यों नहीं करना है, तो फिर मैंने जो प्रोसेस यूज़ किया वो ये कि अच्छा चलो इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। मैंने देखे ये हो सकते हैं भाई, कितने चांसेस हैं इन चीज़ों के। मैंने देखा कि भाई इतने चांसेस हैं, क्या इतने चांसेस में तू रिस्क लेना चाहता है। अंदर से आवाज़ आई हाँ यार बिल्कुल लेना चाहता हूँ। तो लेना चाहता है तो अब इसको लगा फुल स्टॉप। अब दोबारा से ये थॉट प्रोसेस दिमाग में नहीं आना चाहिए। ये किया भाइयों मैंने कि उसको देखो फुल स्टॉप लगा दिया कि अब दोबारा से दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए। और फिर जब मैं जंप करने गया तो मैंने दिमाग में क्या सोचना स्टार्ट किया, ओके इस जंप का प्रोसेस क्या है, ऐसे मुझे प्लेन से बाहर निकलना है। तो अपने दिमाग को उस तरफ इन्वॉल्व किया और एक बार भी इस थॉट को नहीं आने दिया। और जब मैंने ऐसा किया तो मेरी जंप बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छा प्लेन से निकला, सब कुछ बहुत अच्छा किया। तो यहाँ से फिर मुझे समझ में आया कि हाँ कैसे ब्रेन को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। और मैं इसको यही बता रहा था कि ये ऐसा नहीं है कि मुझे अभी कोई काम करना है और मेरे अंदर डर है तो मैं तुरंत मैनिपुलेट कर पाऊँ, अभी ऐसा नहीं है। पर हाँ टाइम के साथ साथ हमें अपने आप को अपने ऊपर हमें वो कंट्रोल लेके आने की ज़रूरत है कि हम अपने ब्रेन को भी ऐसे स्विच कर पाएँ जैसे हम बल्ब का स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं, एक थॉट से दूसरे थॉट पे। बस इतना कंट्रोल वो प्रैक्टिस से डेवलप होगा। तो हम लोग इस बुक के साथ अब कंटिन्यू करते हैं। ये बुक का एक छोटा सा ऐसा इंसिडेंस आ गया और मैंने अपनी रियल लाइफ से रिलेट किया और मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो इसलिए मैंने शेयर किया। बंद कर दे।